कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, है ना? वो एक पूरी विरासत बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी की कहानी में उतर रहे हैं जिसका नाम ही उसकी पहचान थी और उसकी किस्मत भी। जरा सोचिए, उम्र सिर्फ 15 साल और आप एक अदालत के कटघरे में खड़े हैं। आपका गुनाह, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेना। मजिस्ट्रेट आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता है और जो जवाब वो नौजवान देता है वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। ये बेखौफ जवाब था एक नौजवान लड़के का, चंद्रशेखर तिवारी। एक ऐसा जवाब जिसने उनकी पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन के बाद वो सिर्फ चंद्रशेखर नहीं थे, वो बन गए चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने अपने लिए जो नाम चुना, आजाद, उसका मतलब ही था द फ्री, यानी स्वतंत्र। और उन्होंने कसम खा ली थी कि वो इस नाम को इसे जी कर दिखाएंगे, कि वो कभी भी जिंदा ब्रिटिश हुकूमत के हाथ नहीं आएंगे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक प्रण था। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि कैसे चंद्रशेखर तिवारी क्रांति की आग में तपकर चंद्रशेखर आजाद बने। तो हुआ ये कि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस बात से आजाद जैसे बहुत से नौजवानों का दिल टूट गया। उनका अहिंसा के रास्ते से जैसे भरोसा ही उठ गया। उन्हें लगा कि शांति से बात नहीं बनेगी, उन्हें एक ज्यादा सीधा, एक तेज रास्ता चाहिए था, और यही तलाश उन्हें हथियारों वाली क्रांति की तरफ ले गई। और इसी सोच से जन्म हुआ एक ऐसे संगठन का जो आजाद का मकसद और उनकी पहचान दोनों बन गया। चलिए देखते हैं कि ये समाजवादी विद्रोह आखिर बना कैसे और क्यों। तो कहानी शुरू होती है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के साथ। फिर आया 1925 का मशहूर काकोरी कांड। इसके बाद संगठन के लगभग सारे बड़े नेता पकड़ लिए गए, सिवाय एक के, चंद्रशेखर आजाद। वो निकल भागे। फिर 1928 में भगत सिंह जैसे नए जोशीले साथियों के साथ मिलकर उन्होंने HRA को एक नया रूप दिया, एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब HSRA। और ये जो नाम में सोशलिस्ट शब्द जुड़ा ना, ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये अपने आप में एक क्रांति थी। देखिए, HSRA का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को देश से निकालना नहीं था, उनका सपना इससे कहीं बड़ा था। वो 1917 की रूसी क्रांति से बहुत प्रेरित थे। वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां कोई हिंदुस्तानी ही किसी दूसरे हिंदुस्तानी का शोषण ना कर पाए। उनका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आज़ादी, लेकिन समाजवाद की नींव पर। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में देश के नौजवानों को धरती का नमक और आज़ादी की मशाल कहा था। लेकिन इतने बड़े सपने की कीमत भी बहुत बड़ी थी। इन क्रांतिकारियों की जिंदगी फिल्मों जैसी बिल्कुल नहीं थी। हकीकत बहुत ज्यादा कठोर थी। पैसे होते नहीं थे, कई कई दिन भूखे रहना पड़ता था। सोचिए, कड़ाकी की ठंड है और 9 लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है सिर्फ 2 कंबलों में। ये थी उनकी असलियत। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इनमें से कई लोग जैसे भगत सिंह काफी अच्छे खासे अमीर घरों से थे। ये बात उनके कमिटमेंट को दिखाती है ना? कि वो अपनी आराम की जिंदगी को लात मारकर देश के लिए इस मुश्किल रास्ते पर निकल पड़े थे। तो अब बात करते हैं HSRA के उन एक्शंस की जिन्होंने वाकई ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। उनका मकसद सिर्फ हिंसा नहीं था, उनका मकसद था, जैसा वो कहते थे, बहरों को सुनाना। पहली बड़ी घटना हुई लाला लाजपत राय की मौत के बदले के तौर पर। टारगेट था पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट, लेकिन एक कंफ्यूजन हो गया और गलती से असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स मारा गया। पर HSRA रुकी नहीं। अगले ही दिन आजाद ने बलराज के फर्जी नाम से पोस्टर छपवाए और इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली। सोचिए, पूरे ब्रिटिश राज में तहलका मच गया होगा। बहरों को सुनाने के लिए एक जोरदार धमाके की जरूरत होती है। ये लाइन HSRA के अगले बड़े एक्शन का आधार बनी। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार जनता की बात सुन ही नहीं रही है, तो उन्हें जगाने के लिए एक सांकेतिक धमाका जरूरी था। और फिर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में 2 बम फेंके गए। पर ये बम किसी को मारने के लिए नहीं थे, ये हानि रहित थे। इनका मकसद सिर्फ ध्यान खींचना था। और कमाल की बात यह है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। नहीं, उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। क्यों? ताकि वो अदालत को एक स्टेज की तरह इस्तेमाल कर सकें, अपनी आवाज, अपनी विचारधारा पूरे देश तक पहुंचा सकें।
इन घटनाओं के बाद ब्रिटिश पुलिस पूरी तरह से HSRA के पीछे पड़ गई, शिकंजा कसता चला गया। और अब हम आज़ाद की जिंदगी के उस आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो चैप्टर जो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गया। लाहौर षड्यंत्र केस का फैसला आया और HSRA लगभग टूट सा गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई। कई और साथियों को उम्र कैद। अब अकेले आज़ाद ही संगठन के सबसे बड़े लीडर बचे थे जो बाहर थे। ये है वो HSRA के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आज़ाद। अब पूरे आंदोलन की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी और अंग्रेज वो उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते थे, जिंदा या मुर्दा। तारीख थी 27 फरवरी 1931। जगह इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क। किसी मुखबिर ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। जबरदस्त गोलीबारी शुरू हुई। आज़ाद ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की, अपने एक साथी को वहां से सुरक्षित निकाल भी दिया। लेकिन फिर उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची और उन्हें अपनी कसम याद थी। उन्होंने वो आखिरी गोली खुद को मार ली ताकि वो हमेशा आज़ाद रहें। और जब चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए, उनकी उम्र थी महज 24 साल। आज़ाद की शहादत ने उन्हें इतिहास में अमर तो कर दिया, पर उनकी मौत अपने पीछे एक बहुत बड़ा और आज तक अनसुलझा सवाल छोड़ गई। उनकी कसम थी कि वो कभी जिंदा हाथ नहीं आएंगे, और वो नहीं आए। लेकिन सवाल ये है कि उस दिन उनकी किस्मत ने साथ कैसे छोड़ दिया? वो कौन था जिसने गद्दारी की? इस सवाल के जवाब में कई अलग अलग थ्योरीज सामने आती हैं। अंग्रेज़ों के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को देखें तो मुखबिर का नाम वीरभद्र तिवारी था, लेकिन कुछ और दावे भी हैं। कुछ लोग HRA के ही एक सदस्य यशपाल पर शक करते हैं, तो वहीं कुछ उंगलियां जवाहरलाल नेहरू की तरफ भी उठी हैं। सच क्या है, ये आज भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा है। नेहरू ने खुद अपनी आत्मकथा में आज़ाद से अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में लिखा है। वो लिखते हैं कि उन्होंने आज़ाद को ये समझाने की कोशिश की थी कि उनके रास्ते में व्यर्थता है, मतलब वो बेकार है। ये बात हमें उस दौर की आज़ादी की लड़ाई के अंदर चल रहे वैचारिक मतभेदों की एक झलक देती है कि कैसे एक ही मकसद के लिए लड़ने वालों के रास्ते कितने अलग थे। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक ऐसा इंसान जिसने अपना नाम आज़ाद रखा और उस नाम की लाज रखने के लिए अपनी जान दे दी, ऐसे क्रांतिकारी की इस जटिल विरासत को एक देश के तौर पर हम कैसे याद रखते हैं? और शायद ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हमें उन्हें कैसे याद रखना चाहिए।